इसमें हयादित, इसको पहले तो लिखें, इसको पहले तो हम लिखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें बताने की कोशिश की है। तो हयादित का मतलब क्या होता है, ठीक है, हयादित, हयादित का मतलब क्या होता है? हयादित का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड सिस्ट, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट। तो सिस्ट का मैं आपको 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ कि सिस्टम किसको कहते हैं, सिस्टम किसको कहते हैं। एक पॉकेट होती है, अगर पॉकेट में क्या हो, फ्लूइड अकोमुलेट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। पॉकेट में एक, मतलब फर्ज करो ये एक पॉकेट है और पॉकेट में फ्लूइड अकोमुलेट है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। अगर इस फ्लूइड की जगह पस आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, पस आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, मेरे जहन से टर्म निकल गई है वो, एक मिनट, मुझे याद आती है, मैं बताता हूँ आपको। फ्लूइड फील्ड सिस्ट, सिस्ट अगर जो पॉकेट है इसमें फ्लूइड फील हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। तो हयादित, हयादित का मतलब क्या होगा, फ्लूइड फील्ड सिस्ट। और मोलर जो है, जो मोलर है, ये एक ग्रीक यूनानी जुबान का लफ्ज है, और इसका मतलब क्या होता है, ग्रीक, ठीक है, इट इज ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब होता है फॉल्स प्रेगनेंसी। ये बहुत अहम बात है, फॉल्स प्रेगनेंसी। तो अभी हम जो चीज पढ़ने लगे हैं ना, ये हमें लगता तो ये है कि यार ये प्रेगनेंसी है, हालांकि ये प्रेगनेंसी नहीं होती, बुला नहीं होते। आई थिंक एक और होता है यार, मेरे जेहन से वो नाम मेरे जेहन में घूम रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे। मोलर, ठीक है। तो मोलर का मतलब क्या होता है, फॉल्स प्रेगनेंसी, फॉल्स प्रेगनेंसी, ठीक है, फॉल्स प्रेगनेंसी। तो आपने याद रखना है कि इसमें हमें क्या मिलेंगे, एक तो हमें सिस्ट मिलेंगे, और ये क्या होगी, फॉल्स प्रेगनेंसी होगी। ये पहले तो आप इन दोनों लफ्जों का मतलब लिखें। अब ये जो जितनी बातें मैं आपको लिखवाने लगूंगा, आपने सारी बातें अपनी बुक पे लिखनी है, जो कि बुक पे नहीं लिखी हुई, मोस्टली बातें आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ कोरियोनिक विलाई, ये सबसे अहम बात है आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। इसमें क्या होगा, सिस्टिक स्वेलिंग, सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा में क्या होता है, कोरियोन होता है और एमनियोन होता है। कोरियोनिक विलाई, इसको मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो, हमने कहा था कि फर्ज करो ये क्या है, बेबी है, ठीक है, ये क्या है, बेबी है, और आपकी तरफ देख देख के वो मुस्कुरा रहा है, ठीक है, ये क्या है, बेबी है। और इसके इर्द गिर्द जो पहली लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एमनियोन कहते हैं। और उसके इर्द गिर्द जो आपकी बाहर वाली लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जो अंदर वाली लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एमनियोन। और जो बाहर वाली लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोरियोन। जी डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच, डॉक्टर आयशा सही बता रही हैं। जो पस, जिसमें पस होती है उसको हम अब्सेस कहते हैं, और जिसमें फ्लूइड होता है उसको हम सिस्ट कहते हैं। और अगर जो आपका ये सिस्ट है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर होता है, इसको हम बुला कहते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी आप, हम इसको ना डर्माटोलॉजी में पढ़ेंगे, ये सारी टर्म्स मिक्स हो जाती हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। अगर पस अक्यूमुलेट हो तो इसको हम अब्सेस कहते हैं, और अगर क्या हो, फ्लूइड अक्यूमुलेट हो तो इसको हम सिस्ट कहते हैं। अच्छा, अब जो बाहर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं कोरियोन। अब कोरियोन जो होती है, जहां पे उसने इम्प्लांट होना आता है, तो क्या बनाती है, इस तरह के विलाई बनाती है, जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये जो मैंने बॉक्स में लाइन लिखी है, ये इस लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट है इस डिजीज का। इसमें क्या होता है, सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ कोरियोनिक विलाई। जो कोरियोनिक विलाई हैं, जो कोरियोनिक विलाई हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट, सिंक्शो ट्रोफोब्लास्ट से बनते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी उनमें सिस्ट बन जाते हैं, वो स्वेल कर जाते हैं और उनमें क्या बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं। ये क्यों बनते हैं, ये हम पढ़ते हैं। पहले तो आप ये 4 लफ्ज हजम करने की कोशिश करें कि जो कोरियोनिक विलाई है, इसकी क्या हो जाती है, सिस्टिक स्वेलिंग हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें विलाई, जो इसमें क्या होगा, विलाई, विलाई फ्रॉम क्लस्टर्स, जो विलाई होंगे वो क्या बनेंगे, वो बनाएंगे फॉर्म क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। जो विलाई होंगे वो इतने ज्यादा स्वेल कर जाएंगे और इतने ज्यादा उसमें सिस्ट बन जाएंगे कि हमें इस तरह लगेगा कि यार ये जो विलाई है ना, ये अंगूर की तरह है, ठीक है, जिस तरह अंगूरों का गुच्छा होता है, इस तरह में नजर आएंगे। और जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, जब हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो हमें कौन सी अपीयरेंस मिलेगी, ये आपने याद रखना है। जो लैब वाला होगा वो ये इस टर्म को लिखेगा, दैट इज स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस, दैट इज स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस, स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस। इसमें कुछ बातें आपकी बुक पे लिखी हुई हैं, कुछ नहीं लिखी हुई, तो जो नहीं लिखी हुई उसको आपने लाजमी लिखना है। स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस मिलेगी। अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या मिलेगी, स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस मिलेगी। बिलाई क्या बना लेंगे, क्लस्टर्स ऑफ ग्रेप्स बनाएंगे, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स बनाएंगे, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें अब हम इसमें लिखते हैं कि यार इसमें होता क्या है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है प्रोलिफरेशन। इसमें क्या होती है, प्रोलिफरेशन ऑफ, प्रोली प्रोलिफरेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई। जो कोरियोनिक विलाई है उसकी क्या हो जाती है, प्रोलिफरेशन हो जाती है, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई की क्या हो जाती है, प्रोलिफरेशन हो जाती है। और सिर्फ किसकी होती है, ओनली ट्रोफोब्लास्ट। जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं सिर्फ उनकी ही क्या होती है, उनकी क्या होती है, प्रोलिफरेशन होती है। और मुझे शाबाश, जल्दी से लावे जरा बताएंगे कि ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद आपने याद रखना है कि इसमें क्या आता है, एसोसिएटेड विद एचसीजी मीडियल स्केला, अर्ली प्री क्लैम्सिया,
थीका ल्यूटिन सिस्ट, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम और हाइपरथायराइडिज्म। इसके एसोसिएशन ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा तो बनाता है, लेकिन जो ट्रोफोब्लास्ट है वो कौन सा हार्मोन बनाता है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, फिर मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। सर थोड़ा स्लो प्लीज। ओके ओके ओके, स्लो 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 कर लेते हैं यार। कुछ किसी बंदे को मैं स्लो लगता हूँ, कोई बंदा कहता है थोड़ा फास्ट करें, तो खैर चले मैं नॉर्मल करता हूँ। ओके, मैं आपसे पूछता हूँ कि यार जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट कौन सा हार्मोन बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट ये प्रोजेस्टेरोन कौन कह रहा है डॉक्टर? प्रोजेस्ट यार ट्रोफोब्लास्ट प्रोजेस्टेरोन नहीं बनाता, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो बीटा एचसीजी बनाता है, बीटा एचसीजी, बीटा एचसीजी, ठीक है, बीटा एचसीजी। जो ट्रोफोब्लास्ट है बीटा एचसीजी बनाता है। अब जरा मुझे आपने शाबाश सोच के बताना है, अपनी अकल से बताना है कि जो हयादती फॉर्म मोल है इसमें आपको बीटा एचसीजी नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? जल्दी बताना है। जो हयादती फॉर्म मोल है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जो कम कह रहे हैं ना, मैं अब क्या ही कहूं। देखो, जाहिरी बात है कि जब कोरियोनिक विलाई हैं, जो कोरियोनिक विलाई हैं वो क्या है, वो ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं। जो कोरियोनिक विलाई हैं वो ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं, तो ट्रोफोब्लास्ट भी ज्यादा बनेंगे। जब ट्रोफोब्लास्ट की ज्यादा प्रोलिफरेशन होगी तो क्या होगा, हमें इसमें बीटा एचसीजी ज्यादा मिलता है। और अभी हम एक डिजीज पढ़ चुके हैं जिसका नाम क्या था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर बीटा एचसीजी कम मिलता है, अगर बीटा एचसीजी कम मिलता है तो आप क्या कहोगे कि उस पेशेंट को क्या है, उस पेशेंट को क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर बीटा एचसीजी ज्यादा है, अगर बीटा एचसीजी ज्यादा है तो आप क्या कहोगे कि इसको क्या हो सकता है, हयादती फॉर्म मोल हो सकता है। इसको क्या हो सकता है, हयादती फॉर्म मोल हो सकता है। और शाबाश, जरा बिश्कीक के अलावे मुझे बताएंगे कि जो बीटा एचसीजी है, हमने एक और कंडीशन पढ़ी थी जिसमें ज्यादा मिलता है, तो वो क्या था जी? एनीवन, बल्कि सारे ही बताएं ना जरा। हयादती फॉर्म मोल तो समझ आ गई हमें, लेकिन हमने एक और कंडीशन पढ़ी थी कि जिसमें हमें बीटा एचसीजी ज्यादा मिलता है नॉर्मल से। जल्दी बताएं। बहुत ज्यादा खामोशी छा चुकी है, कोई बंदा बोलने के लिए राजी नहीं है, तो जल्दी बताएं, मैं इंतजार इंतजार कर रहा हूँ कि जो बीटा एचसीजी है। यस माशाल्लाह, डॉक्टर अदनान बाजी ले गए हैं। जो बीटा एचसीजी होता है वो किसमें में ज्यादा मिलता है? ट्विनिंग में। जब जुड़वा बच्चे होते हैं, मतलब कि डबल डबल प्रेगनेंसी, ट्विन जब होता है, तो जाहिर बात है जब एक प्लस अंटा था तो बीटा एचसीजी जितना बना रहा था, जब दो होंगे तो ज्यादा ही बनाएंगे। तो जो ट्विनिंग होती है, ट्विनिंग में भी हमें बीटा एचसीजी नॉर्मल से ज्यादा मिलता है। और दूसरी डिजीज जो कि सबसे अहम है, जो कि एमसीक्यूज आता होता है, कि जो हयादती फॉर्म मोल है, इसमें क्या होता है, इसमें बीटा एचसीजी क्या होता है, ज्यादा बनता है। इसमें बीटा एचसीजी क्या बनता है, ज्यादा बनता है, बीटा एचसीजी ज्यादा बनता है। ओके, हम आगे चलते हैं। अब ये भी हमें समझ आ गई। उसके अलावा अब हम इसकी बात, एसोसिएशन की बात करते हैं कि यार इसकी एसोसिएशन क्या क्या है। तो इसकी एसोसिएशन क्या क्या है, मतलब कि ये किस किस किसके साथ एसोसिएटेड है। तो एसोसिएशन में हम लिखते हैं कि अगर मदर को क्या है, प्री एक्लैम्पसिया है, अर्ली प्री एक्लैम्पसिया, अर्ली अर्ली प्री एक्लैम्पसिया, अर्ली प्री एक्लैम्पसिया। अच्छा, प्री एक्लैम्पसिया मैं आज तो नहीं बताऊंगा क्योंकि कल हमने यही पढ़ना है, तो प्री एक्लैम्पसिया हम कल पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो आपका पेशेंट का बीपी ज्यादा होता है और उसमें ना वो आ रहे होते हैं, प्रोटीन्स आ रही होती है यूरिन के रास्ते, और उसका ऑर्गन भी डैमेज हो चुका होता है, तो उसको हम कहते हैं प्री एक्लैम्पसिया। अगर पेशेंट को क्या है, प्री एक्लैम्पसिया है, या फिर उसको क्या है, उसको थीका ल्यूटिन, ठीक है, थीका थीका ल्यूटिन सिस्ट है, थीका ल्यूटिन सिस्ट, उसके जो थीका सेल है उसका क्या है, उसका सिस्ट है। प्लस उसको क्या है, उसको हाइपर एमेसिस ग्रेवे हाइपर एमेसिस हाइपर एमेसिस ग्रेवेरिडम, हाइपर एमेसिस ग्रेवेरिडम, मतलब कि उसको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो और उसको क्या है, हाइपर थायरॉइडिज्म है, उसको क्या है, हाइपर थायरॉइडिज्म है। मतलब ये सारी सिम्टम ना आपको इसमें मिलेंगी। उसको प्रीक्लैम्सिया आपको मिल सकता है, उसके थीका ल्यूटन सेल का सिस्ट मिल सकता है, हाइपर एमेसिस, उसको बहुत ज्यादा उल्टियां आ सकती हैं, और उसको हाइपर थायरॉइडिज्म मिल सकता है। अब जरा मेरे सारे लावे मुझे बताएंगे कि ये क्यों हो रहा है। चलो प्रीक्लैम्सिया की तो हम कल बात करेंगे, लेकिन आपको मुझे ये बताना चाहिए कि जो जब हयाती फॉर्म मॉल होता है तो उसको थीका ल्यूटन सिस्ट क्यों बन जाते हैं। आपको फिर ये बताना चाहिए, मैंने आपको ये सारी बातें बताई हुई हैं, कि उसको वॉमिटिंग स्वेयर क्यों होगी। और फिर आपको ये बताना चाहिए कि उसको हाइपरथायराइडिज्म क्यों होगी। तो शाबाश, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, मैं इंतजार कर रहा हूं आप सबका। चलें जी, डॉक्टर काशिफ ने एक तो बात खत्म कर दी है कि टीएसएच की तरह होता है बीटा एससीजी, मतलब कि जो बीटा एससीजी है इसमें जो अल्फा सब यूनिट है वो सब में सेम होता है, एफएसएच में होता है, एलएच में होता है, बीटा एससीजी में होता है, और टीएसएच में। तो चूंकि टीएसएच ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बीटा एससीजी ज्यादा बन रहा है, बीटा एससीजी जब ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, टीएसएच भी ज्यादा बनेगा, और जब टीएसएच ज्यादा बनेगा तो टी3 और टी4 भी ज्यादा बनेंगे, तो क्या होगा, उसको हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। एक बात तो हमें समझ आ गई। डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर अदनान ने माशाल्लाह दूसरी बात भी क्लियर कर दी है
कि हमने पढ़ा था कि जो बीटा एचसीजी होता है, जो बीटा एचसीजी होता है वो क्या करता है, बीटा एचसीजी क्या करता है, इरिटेट करता है। बीटा एचसीजी क्या करता है, इरिटेट करता है। किसको इरिटेट करता है, जीआईटी को इरिटेट करता है। किसको जीआई इरिटेट करता है, जीआईटी को, ताकि वोमिटिंग हो। तो हमने पढ़ा भी था कि प्रेगनेंसी में वोमिटिंग क्यों होती है, इट इज ड्यू टू बीटा एचसीजी। तो बीटा एचसीजी चूंकि इसमें ज्यादा है तो वोमिटिंग वोमिटिंग क्या होगी, फीमेल को बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। अब एक कहानी रह गई है, और वो मुझे कौन बताएगा, डेट इज थीका ल्यूटिन सिस्ट। कि थीका ल्यूटिन सिस्ट क्यों बन रहे हैं जी। जी डॉक्टर खिजर हयात, आप बताएं जरा कि थीका ल्यूटिन सिस्ट क्यों बन रहे हैं हैदती फॉर्म मोल में। सोचे सोचे, हमने पढ़ा था प्रेगनेंसी हो जाए तो बीटा एससीजी कहाँ पे जाता है और क्या कराता है। जी डॉक्टर अदनान, इसमें चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसमें प्रोजेस्टेरोन का थोड़ा बहुत अमल दखल है। एक स्ट्रक्चर था जो कि प्रोजेस्टेरोन बनाता था, लेकिन वो क्या करता था, वो 6-7 दिन जिंदगी उसकी थी, लेकिन अगर उसको उसका साथी मिल जाए तो वो क्या था, उसकी जिंदगी 3-4 महीने हो जाती है। यस डॉक्टर, जो आपके डॉक्टर खिजर है आता है वो हमें सही बता रहे हैं। कार्पस ल्यूटियम, देखो जो बीटा एससीजी होता है, इसने उसके पास जाना होता है, थीका सेल्स के पास जाना होता है, कार्पस ल्यूटियम के पास जाना होता है। तो चूंकि चूंकि जो बीटा एससीजी है अब ज्यादा है, तो जो थीका थीका ल्यूटियम सेल है उनको ज्यादा स्टिमुलेट करेगा। जब उनको ज्यादा स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, जब उनको ज्यादा स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, उसमें सिस्ट डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या हो जाएंगे, सिस्ट डेवलप हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें थीका ल्यूटिन सिस्ट मिलते हैं, ज्यादा वोमिटिंग मिलती है और हाइपर थायरॉइडिज्म मिलती है। तो आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ आ चुकी हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन भी समझ आ गई। अब ये बातें आई थिंक आपकी बुक पे लिखी हुई थी, लेकिन आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना कि ये क्यों हो रही है। अब हम इसकी बात करते हैं कि जो फीमेल होगी वो आएगी किस तरह। लेकिन अब आप कहते हैं कि यार हमें समझ कुछ नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है, तो उसकी हम बात बाद में करते हैं। पहले हमने इस डिजीज को पढ़ ले थोड़ा सा, फिर मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, फिर आपको क्रिस्टल क्लियर ये समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी लिखते हैं कि यार जो फीमेल होगी वो आपके सामने किस तरह आएगी, प्रेजेंटेशन इसकी किस तरह होगी, प्रेजेंटेशन इसकी किस तरह होगी। तो ये बातें आई थिंक नहीं लिखी हुई, तो आप सारी बातें लिख लो जो जो कि नहीं लिखा हुआ। थीका ल्यूटन सिस्ट, डॉक्टर समीना मैंने ये बताया कि चूंकि जो बीटा एससीजी है, बीटा एससीजी ज्यादा है, और इसमें क्या होगा, जो थीका सेल्स होंगे, थीका सेल को ज्यादा, जो थीका सेल होंगे उनको ज्यादा स्टिमुलेट करेगा। जब थीका सेल ज्यादा स्टिमुलेट होंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें सिस्ट डेवलप हो जाएंगे। तो थीका ल्यूटिन सिस्ट डेवलप हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन आपको कैसे मिलेगी, प्रेजेंटेशन इसमें आपको मिलेगी वजाइनल ब्लीड। ठीक है, जो फीमेल होगी वो आपके पास आएगी वजाइनल ब्लीड के साथ। ठीक है, उसको क्या होगी, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, वजाइनल ब्लीडिंग ड्यू टू सेपरेशन ऑफ मोलर विलाई फ्रॉम डिसीजुआ। ये बात अहम है कि जो वजाइनल ब्लीड क्यों होगा, तो वजाइनल ब्लीड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पहले तो ये सारा कुछ ना लिख लें, फिर मैं आपको सारा समझाता हूँ। ड्यू टू सेपरेशन ऑफ मोलर विलाई फ्रॉम डिसीजुआ। डिसीजुआ मतलब कि जिसके साथ वो मोलर विलाई अटैच थे। इसका आई आई डोंट नो पेनफुल है या पेनलेस है, आप इंटरनेट से देख सकते हो, लेकिन इसमें वजाइनल ब्लीड होता है। वजाइनल ब्लीडिंग ड्यू टू सेपरेशन ऑफ मोलर विलाई फ्रॉम फ्रॉम डिसीजुआ। मतलब कि जब ये मोलर विलाई डिसीजुआ से क्या होंगे, डिसीजुआ से डी अटैच होंगे तो क्या होगा, उसको ब्लीडिंग होगी। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आपने क्या लिखना है, यूट्राइन इनलार्जमेंट। ये बहुत अहम बात है कि ये जो मोलर प्रेगनेंसी होती है इसमें क्या होता है, यूट्रस होती है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। यूट्राइन इनलार्जमेंट मोर देन एक्सपेक्टेड। कि मतलब अभी उसको पहला महीना चल रहा है या दूसरा महीना चल रहा है, तो उसकी जो यूट्रस है वो नॉर्मल से ज्यादा क्या हो गई है, नॉर्मल से ज्यादा वो इनलार्ज हो गई है। तो इस वजह से यूट्राइन इनलार्जमेंट मोर देन नॉर्मल अगर है तो हम उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं, इसको क्या हो सकता है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। या फिर उसको क्या है, उसको पेल्विक प्रेशर, ठीक है, उसके पेल्विस में पेन होती है, पेल्विस में पेन होती है, या उसको दबाव फील होता है, तो इसमें भी आप क्या फील कर सकते हो कि उसको मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट हम पढ़ लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, हम इसमें यूज करते हैं D&C मेथड। ठीक है, D&C मेथड। अगर आपने गायनाकोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने ये लफ्ज बार बार सुना होगा। D&C मेथड क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डायलेशन एंड क्योरेटाज। क्योरेटाज और डायलेशन एंड क्योरेटाज का मतलब क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, हम ना जो फीमेल होती है उसकी वजाइना में डायलेटर डालते हैं। पहले उसको डायलेट करते हैं, और फिर हम एक ना स्पून की तरह एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, एक स्पून की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है। और जिस तरह हम स्पून से प्लेट को साफ करते हैं, इस तरह हम क्या करते हैं, हम जो वो फीमेल होगी उसकी यूट्रस को बिल्कुल साफ कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। और ये बहुत सारे मेथड्स में हम यूज करते हैं, इवन के अबॉर्शन में भी हम ये यूज करते हैं, D&C मेथड। इसको हम पढ़ेंगे गायनाकोलॉजी में। इसमें हम क्या करते हैं, दोबारा सुने,
फीमेल की वजाइना को डायलेट करते हैं, हम उसकी यूट्रस का एक्सेस लेते हैं, यूट्रस तक पहुंचते हैं, और हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या होता है, स्पून की तरह होता है, और उससे हम उसको सारा साफ कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह हम स्पून स्पून को यूज करते हैं प्लेट साफ करने के लिए, इस तरह हम क्या करते हैं, हम यूट्रस को साफ कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज मेथड, डी एंड सी मेथड। और इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, मिथोट्रिक्सेट क्या करा देगा, उसका अबॉर्शन वगैरह करा देगा, और उससे क्या हो जाएगा, उससे जो पेशेंट होगा वो ठीक हो जाएगा। और इसमें हमने मॉनिटर करना होता है, क्या मॉनिटर करना होता है, बीटा एचसीजी मॉनिटर करना होता है। क्या करना होता है, बीटा एचसीजी। और इसमें जो सबसे अहम बात है बीटा एचसीजी के रिलेटेड वो ये है कि बीटा एचसीजी इसमें नॉर्मल से ज्यादा होता है, और जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें बीटा एचसीजी नॉर्मल से कम होता है। ठीक हो गया। अब आप कहते हैं कि यार सुन के अच्छा तो बहुत लगा लेकिन समझ काख नहीं आई। तो अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका कॉन्सेप्ट बनाओगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं बनेगा, एक डायग्राम आपको समझनी पड़ेगी। और वो डायग्राम है, बहुत ही जबरदस्त डायग्राम बनाई है यू वर्ल्ड वालों ने। और उस डायग्राम को हम समझते हैं कि उस डायग्राम में उसने हमें क्या ये यू वर्ल्ड की डायग्राम है, और इसको आपने कोशिश करनी है कि बना लेना बुक पे, अगर नहीं बना सकते तो इसको लाजमी समझ लेना। ठीक हो गया। अब ये होता क्यों है, अब हर चीज जरा एक दफा छोड़ के मेरी तरफ ध्यान करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। देखो, सारे बंदे जाग जाएं, जो बच्चे सो रहे हैं वो जरा एक दफा जाग जाएं और ये सुन लें, चाहे बाद में दोबारा वो सो जाए। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक एग होता है। ठीक है, इसमें एक एग होता है और एक स्पर्म होता है। इसकी ना तीन टाइप्स हैं, मतलब है बेसिकली दो टाइप्स हैं, लेकिन हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे। जो पहली टाइप है, पहली टाइप में क्या होता है, एक एग होता है। ठीक है, ये क्या है, फर्ज करो एग है। ठीक है, फर्ज करो ये एग है, और एग में क्या होता है, एग में 23 क्रोमोसोम होते हैं। और एग में जाहिर बात है, अगर वो एग है तो उसमें हमेशा क्या होगा, जो उसका सेक्स क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। लेकिन मसला क्या होता है, ये जो आपका ये जो क्रोमोसोम है, जो आपका एग था, एग में जो जितने भी क्रोमोसोम है, एग का जो न्यूक्लियस है वो सो रहा है। जिस तरह आप सो जाते हो क्लास के दौरान, एग का न्यूक्लियस भी क्या हो गया है, क्या हो गया है, डीएक्टिवेट हो गया है, और उसकी क्या हो गई है, लियोनाइजेशन। लियोनाइजेशन हो गई है, मतलब कि जो एग है उसके उसके क्या हो गई है, लियोनाइजेशन हो गई है। लेकिन एक एग है और वो एम्प्टी है, इसको हम कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड एग। इसको हम क्या कहते हैं, ई न्यूक्लिएटेड एग। कि जो एग है उसका न्यूक्लियस इनएक्टिव है, उसका न्यूक्लियस बिल्कुल सो चुका है, खराब हो चुका है। लेकिन अगर उस एग को क्या कर देता है, अगर उस एग को एक स्पर्म आके, नॉर्मल स्पर्म आके फर्टिलाइज कर देता है, तो अब क्या होगा, एग तो बेचारा अंदर से खाली था, लेकिन बाहर से स्पर्म आ गया है। अब क्या होगा कि फादर के क्रोमोसोम आ गए हैं, लेकिन मदर के क्रोमोसोम उसको नहीं मिले। पहला कॉन्सेप्ट ये है, एग जो होता है वो खाली होता है, उसको एक स्पर्म आके फर्टिलाइज कर देता है। ओके, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो जो आपके 23 फादर वाले थे, जो 23 फादर वाले थे वो उसमें एम्ब्रियो में आ गए। लेकिन जो मदर वाले थे, ठीक है, जो ये है फादर वाले और ये क्या है, मदर वाले। तो जो आपके फादर वाले हैं वो तो एम्ब्रियो में आ गए, लेकिन जो मदर वाले हैं वो क्या है, वो सोए हुए हैं, वो तो काम ही नहीं कर पा रहे। तो जो एम्ब्रियो होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले कितने होंगे, 23 एक्स होंगे। लेकिन इसमें होता क्या है, ये जो आपका फादर वाले थी, एफ से फीमेल नहीं, एफ से फादर है। तो जो फादर वाले थे, फादर वाले क्या कर जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, फादर वाले क्या कर जाते हैं, जो फादर के 23 एक्स थे वो अपने जैसे 23 एक्स और बना लेते हैं। तो अब आपको ये लगेगा कि यार जब हम इसकी कार्योटाइप चेक करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी नॉर्मल मिलेंगे, दैट इज 46। और तो जो आपका पेयर है वो क्या होगा, एक्स एक्स होगा, सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होंगे, और टोटल नंबर कितने मिलेंगे, 46 मिलेंगे। अब आप कहेंगे यार ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। क्यों नहीं नॉर्मल, क्योंकि जो मदर है, मदर के क्रोमोसोम तो आए ही नहीं है, ये सिर्फ फादर ही फादर है, फादर ही छाए हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट मोल। इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट मोल। पहली बात। अब आप लोगों को ना 70% समझ आई होगी, अभी आगे जब आप समझोगे आपको और ज्यादा समझ आएगी। तो दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक और कंडीशन आ जाती है। एक और कंडीशन क्या है कि फर्ज करो जो एग है वो क्या है, वो इनएक्टिवेट है। जो ओवम है, जो एग है, उसके अंदर न्यूक्लियस खत्म हो चुका है, उसका न्यूक्लियस जाया हो चुका है। लेकिन उसको एक की बजाय दो स्पर्म आके, एक की बजाय सर रिपीट कर दे, समझ नहीं आ रही, एक मिनट डॉक्टर आशा। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, सारा कुछ आपको एंड पे रिपीट कर देता हूँ। देखो, फर्ज करो जो एग है, एग के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, एग के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, एग के अंदर जो न्यूक्लियस है वो इनएक्टिवेट है, और उसको एक की बजाय दो स्पर्म आके फर्टिलाइज कर देते हैं। अब क्या हुआ कि दो स्पर्म है, फर्टिलाइजेशन बाय टू स्पर्म, लेकिन किसको, जो एग है वो तो खराब था। तो फर्ज करो अगर वो एम्ब्रियो बन जाता है तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीट मोल। इसमें क्या होता है, 23 एक्स एक एक स्पर्म के आ गए और 23 वाई वाले एक में आ गए।
तो इसमें हमें दो वेरिएंट मिलती हैं, 46XX और 46XY। मतलब कि एक जो देखो दो स्पर्म थे ना, एक स्पर्म एक्स वाला आ गया, एक वाई वाला आ गया। जो एग वाले क्रोमोसोम थे वो तो इनएक्टिव हैं, वो तो इनएक्टिवेट हो गए हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमें वेरिएंट क्या मिलेगा, 46XX और 46XY भी मिल सकता है। अगर एक स्पर्म वाई का और एक स्पर्म एक्स का, एक स्पर्म एक्स का और एक स्पर्म वाई का, जी दो स्पर्म फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, दो स्पर्म फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, जो तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन बाय टू स्पर्म। कि जो एग है वो भी ठीक है, लेकिन उसको आके दो, पहले जो जो दो हमने कंडीशन पढ़ी थी उसमें क्या था, उसमें एग हमारा खराब था। लेकिन इस कंडीशन में जो एग है वो नॉर्मल है, एग क्या है, नॉर्मल है, और उसको दो स्पर्म आके क्या कर देते हैं, उसको दो स्पर्म आके क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं। अब क्या होगा, अब हम अगर इनका टोटल निकालें तो 23 इस स्पर्म से आ गए, 23 इस स्पर्म से आ गए और 23 इस एग से आ गए। तो टोटल आपको कितने मिलेंगे, टोटल 69 क्रोमोसोम मिलेंगे। और उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होगा वो थर्ड, तीन दफा एक्स भी हो सकता है, एक्स एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स वाई वाई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पर्म्स। ठीक हो गया। अब आप कहते हैं कि यार समझ नहीं आई, जल्दी से मैंने पढ़ा दिया, तो हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको कहा मोलर प्रेगनेंसी हम किसको कहते हैं, मोलर प्रेगनेंसी का मतलब ही क्या होता है, फाल्स प्रेगनेंसी। हमें लगता यह है कि प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती, प्रेगनेंसी नहीं होती, इसको हम कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी। इसमें जो फर्स्ट वेरिएंट है वो ये वाला है कि फर्ज करो एक ऐसी कंडीशन होती है कि जो एग है, एग का जो न्यूक्लियस है वो खराब है। ठीक है, एग का न्यूक्लियस काम ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, एग का न्यूक्लियस खत्म हो चुका है, जो एग है वो अंदर से खाली है। और अगर उस एग को आके एक स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है और वो जाइगोट बन जाता है, और जब वो जाइगोट बनता है तो क्या होता है, फर्ज करो उसकी फर्टिलाइजेशन हुई, जो एग वाला था वो तो वैसे खराब है, लेकिन जो स्पर्म वाला है, ठीक है, ये एक स्पर्म था, ठीक है, जो स्पर्म वाला था वो क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, स्पर्म क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। जब स्पर्म डुप्लीकेट हुआ तो उसने अपने जैसे 23 बना लिए। तो अब जरा मुझे डॉक्टर आयशा ही बताएंगी कि मुझे बताना जरा कि अगर हम जाइगोट में दो स्पर्म का डाल दें और है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल, तो क्या इससे फीटस बनेगा या नहीं बनेगा। जो कंप्लीट मोल मैंने आपके सामने बनाया इसमें से फीटस, इसमें फीटस बनेगा या नहीं बनेगा, जी डॉक्टर आयशा। नहीं बनेगा, तो इसमें फीटस नहीं बनेगा, तो इसमें फीटस नहीं बनता। हमें लगता यह है कि प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन फीटस नहीं बनता। जो कंप्लीट मोल होता है इसमें फीटस नहीं बनता। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जो कंप्लीट मोल है इसकी एक और टाइप है, इसकी एक और टाइप है, उसमें क्या होता है, उसमें एग भी खराब होता है, लेकिन एक की बजाय दो स्पर्म आ जाते हैं। जब उसके बाद दो स्पर्म आते हैं तो 23 एक स्पर्म से आ गए, ठीक है, 23 एक स्पर्म से आ गए और 23 दूसरे स्पर्म से आ गए। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 ही होंगे और नॉर्मल होंगे। लेकिन मुझे जरा डॉक्टर आशा दोबारा बताएंगी कि क्या फर्टिलाइजेशन अगर दो स्पर्म से हो गई है और एग के जो न्यूक्लियस है वो तो खत्म हो गया है, क्या इस ये जो कंप्लीट मोल है, ये वाला दूसरी एग्जांपल पड़ी है, इसमें फीटस बनेगा या नहीं बनेगा, इसमें फीटस बनेगा या नहीं बनेगा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इसमें फीटस नहीं बनेगा, इसमें फीटस नहीं बनेगा। तो जो आपका सेकंड है इसमें भी फीटस नहीं बनेगा। अब डॉक्टर आशा दोबारा बताएंगी मुझे कि जो आपका थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा है, ठीक है, डॉक्टर आशा दोबारा बताएंगी कि जो थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा है कि जिसमें एग भी नॉर्मल है, लेकिन एक की बजाय दो स्पर्म आ गए हैं, एक की बजाय दो स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज कर लिया है। जी डॉक्टर आशा मैं बताता हूँ आपको ये दो स्पर्म कैसे फर्टिलाइज करते हैं। फिलहाल आप ये मुझे बताएं कि अगर दो स्पर्म ने फर्टिलाइज कर लिया है और एग एग भी नॉर्मल है, तो मुझे बताएं कि ये जो पार्शियल मोल है, जो पार्शियल मोल है, इसमें फीटस के टिश्यू बनेंगे या नहीं बनेंगे, जी। अब मदर भी है, अब मदर भी है और फादर भी है, तो इसमें बनेगा। तो एक बात क्लियर हो गई है कि कंप्लीट मोल में फीटल टिश्यू नहीं बनते और पार्शियल मोल में फीटल टिश्यू बनते हैं। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट आपके सामने है। ये डायग्राम मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसको आपने लाजमी समझना है। अब आप कहते हैं कि यार दो स्पर्म कैसे डुप्लीकेट हो सकते हैं, दो स्पर्म एक एग को कैसे अपना कर सकते हैं। इसको ना ये वैसे एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है, ये मैंने पढ़ा था। देखो जो अल्लाह ताला ने इंसान को वैसे तो परफेक्ट बनाया है, लेकिन उसमें कुछ कहीं ना कहीं गलतियां भी आ जाती हैं। गलतियां वैसे कुदरत की तरफ से नहीं है, मतलब कि कहीं ना डिफेक्ट आ जाता है। देखो जब फर्ज करो जो एग होता है ना, जो एग होता है जब इसके ऊपर आके स्पर्म लगता है, तो ये क्या करता है, ये अपने इर्द गिर्द एक एक ना प्रोटीन को एक्टिवेट कर लेता है, मतलब कि ये और किसी स्पर्म को एंटर नहीं होने देता। लेकिन लेकिन अगर दो स्पर्म एक ही टाइम पे इकट्ठे अंदर एग के दाखिल हो जाएं तो फिर दो स्पर्म उसको कर सकते हैं। अगर दो स्पर्म एक ही टाइम पे एंटर हो जाएं तो फिर वो दो स्पर्म भी एक एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और रीजन है, वो मेरे जेहन में नहीं आ रहा, वो प्रोटीन के हवाले से था, मैंने पढ़ा था लेकिन मेरे जेहन में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, कल या परसों बता दूंगा देख के। ठीक हो गया, लेकिन दो स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं।
और दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल मोल। अब आप कहते हैं कि यार समझ नहीं आई, 60% समझ आ गई है लेकिन 40% समझ अभी भी रह गई है। सर इस केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे? नहीं, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 69, वैसे तो ये लीगल होता है, जो प्रेगनेंसी होती है वो जाया हो जाती है, लेकिन जो अगर वो टिश्यू बनेगा भी, फीटल फीटस थोड़ा बहुत बनेगा भी, तो उसमें क्या होगा, उसमें 69 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। पार्शियल मोड में टिश्यू शेड होते हैं, यस वही डॉक्टर खिजर, अभी हम उसकी थ्योरी पढ़ते हैं फिर आपको ये और समझ आएगी बात। फिलहाल आप कंप्लीट और पार्शियल को छोड़ो, मैंने आपको सिर्फ डायग्राम इसलिए समझाई थी कि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। अब मैं आपको इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ, जब आप इसकी थ्योरी लिखोगे तो फिर आपको ये बात समझ आएगी, फिर बाद में मुझसे क्वेश्चन करना, ठीक हो गया? ओके, अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं, और ये थ्योरी आपकी बुक पे जरा भी नहीं लिखी हुई, इस थ्योरी को लाजमी लिखना है, और इसमें आपके काफी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो पहला इसमें है, दैट इज कंप्लीट मोल, दैट इज कंप्लीट मोल। कंप्लीट मोल, कंप्लीट मोल हम क्यों कहते हैं? ठीक है, कंप्लीट मोल में क्या होता है कि फीटस बिल्कुल भी नहीं बनता, फीटस कंप्लीटली नहीं बनता, ठीक है, फीटस कंप्लीटली नहीं बनता। अब इसके आगे लिखें, मैं आपको आसान लफ्जों में लिखवाता हूँ इसको। कंप्लीट मोल के आगे लिखें, इट इज फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बाय, फर्टिलाइजेशन ऑफ एम्प्टी एग। इसमें क्या होता है, जो एग होता है वो एम्प्टी होता है, एम्प्टी एग, एम्प्टी एग बाय स्पर्म। ये स्पर्म क्या कर देता है, एम्प्टी एग को क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है। क्या कर देता है? फर्टिलाइज कर देता है। उसके बाद अब आपने मुझे बताया कि चूंकि एग तो खाली था, तो इसमें सारे के सारे जो क्रोमोसोम होंगे, ऑल क्रोमोसोम्स आर फ्रॉम, ऑल क्रोमोसोम्स फ्रॉम पटर्नल, ठीक है, ऑल क्रोमोसोम्स फ्रॉम पटर्नल। अच्छा, पटर्नल के आगे आपने पी से क्या याद रखना है? पापा। ठीक है, पटर्नल का जहां भी लफ्ज आ जाए तो पी से आपने क्या याद रखना है? पापा, मतलब फादर। ठीक है, तो पटर्नल का मतलब ही क्या होता है? फादर। एंड जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो फादर से आए होंगे। एंड नो, एंड नो, एंड नो मटर्नल। मटर्नल से आपने क्या याद रखना है? मामा। ठीक है, एम से क्या याद रखना है? मामा, मतलब कि मटर्नल। कहाँ गया? हाँ, मटर्नल। ठीक है, मटर्नल आपने क्या याद रखना है? मदर, कि मदर का इसमें कोई क्रोमोसोम नहीं होगा, सिर्फ फादर के होंगे। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम किसका होगा? सिर्फ फादर का होगा, मदर का नहीं होगा। उसका आपको कंसेप्ट समझ आ गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसकी कैरियोटाइप क्या होगा? ठीक है, जो सेल होगा, जो सेल होगा उसका कैरियोटाइप क्या होगा? सेल कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप हमें क्या मिलेगा? कैरियोटाइप हमें नॉर्मल ही मिलेगा। कैरियोटाइप क्या मिलेगा? 46XX भी मिल सकता है, ठीक है, 46XX भी मिल सकता है। इसके अलावा 46YY भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो हमें कैरियोटाइप मिल सकते हैं। ओके, हमें समझ आ गई। उसके अलावा जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे आई है। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ हेप्लॉइड स्पर्म। इसमें क्या होता है, इसको हम इसी और कलर से लिख लेते हैं, ये लाजमी सारी थ्योरी वाली बातें लिखनी है। इसमें क्या होती है? डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म। हैप्लॉइड स्पर्म मतलब कि एग तो खाली था, जो एग था, एग तो खाली था, इसमें 46XY नहीं होगा। 46XY कैसे होगा? क्योंकि एक स्पर्म है तो अपने जैसे स्पर्म बनाएगा ना। डुप्लीकेशन ऑफ हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पर्म। जो स्पर्म हैप्लॉइड है उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है। फर्ज करो कि क्या होगा, फर्ज करो कि क्या होगा, 23X में क्या होता है? 46। मतलब देखो, अगर फर्ज करो जो स्पर्म था उसमें 23X वाला था, तो जब डुप्लीकेट होगा तो 46XX बना देगा। फर्ज करो क्या था? 23Y वाला था, तो वो किसको बना देगा? 46YY। ठीक है, 46YY बना देगा। XY भी है बुक में, वो डॉक्टर निमरा, जो XY वाले आप बात कर रही हो ना, वो वो वाला है जो हमने सेकंड नंबर पे डिजीज पढ़ी है। ये जो है ये सिंगल स्पर्म का है। ठीक है, ये सिंगल स्पर्म का है, कि अगर एक स्पर्म फर्टिलाइज करे तो फिर ये वेरिएंट्स आते हैं। लेकिन अगर जाहिर बात है दो स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे तो फिर XY आ सकता है ना, एक स्पर्म X का होगा, एक Y का होगा, तो इसलिए बुक में XY लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, हमें ये भी बात समझ आ गई कि मतलब ये दोनों क्या है, दे आर सिंगल स्पर्म, कि अगर सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज करे तो फिर ये वाली कंडीशन आ सकती है, सिंगल स्पर्म। अब आप कहते हैं कि यार फिर X46XY कब आएगा? तो जो फर्ज करो क्या थे? टू स्पर्म थे, क्या थे? टू स्पर्म थे, मतलब कि दो स्पर्म थे, और एग जो था वो खाली था। टू स्पर्म प्लस एग एम्प्टी था। ठीक है, एग क्या था? एम्प्टी था, और वो एम्ब्रियो बन गया। तो इसमें हमें कैरियोटाइप क्या मिलेगी? इसमें हमें कैरियोटाइप क्या मिलेगी? किधर गया? हाँ, इसमें हमें कैरियोटाइप क्या मिलेगी? 46XY भी मिल सकती है, 46XX भी मिल सकती है, या 46YY भी मिल सकती है। ठीक हो गया? तो ये सारी आपने बातें याद रखनी है। इसमें कोई कैरियोटाइप पे इतने कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे है, और जो आपने लाजमी समझनी है। देखो, आपने एक चीज याद रखनी है कि जो मोलर प्रेगनेंसी है, इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं?
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ना हम इम्यूनो स्टेनिंग करते हैं। इसमें जो टिश्यू होते हैं उसके हम क्या करते हैं, इम्यूनो स्टेनिंग करते हैं। उसके हम क्या करते हैं, इम्यूनो स्टेनिंग करते हैं। इम्यूनो स्टेनिंग में अगर तो जो इम्यूनो स्टेनिंग है, अगर तो हमें एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं P57 प्रोटीन। ये बड़ी मशहूर प्रोटीन है, आपने इसका नाम लाजमी सुना होगा कभी ना कभी। इस प्रोटीन का को कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर, किधर गया, हाँ, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन। ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन जो P57 है, इसको हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन। अब आपने जो चीज याद रखनी है, बल्कि इधर लिखें, याद क्या करनी है आपने, लिख लें कि ओनली एक्सप्रेस्ड बाय मटरनल क्रोमोसोम। ये जो P50, ये जो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है ना P57, ये सिर्फ कब एक्सप्रेस होती है, मतलब ओनली, ओनली एक्सप्रेस्ड बाय मटरनल क्रोमोसोम। मटरनल क्रोमोसोम मतलब कि जो मदर के क्रोमोसोम होते हैं वही सिर्फ P57 बना सकते हैं, उसके अलावा कोई प्रोटीन नहीं बना सकता। जो आपकी जो ओनली एक्सप्रेस्ड बाय मटरनल क्रोमोसोम, ओनली एक्सप्रेस्ड बाय मटरनल क्रोमोसोम। अब मुझे शाहबाज जल्दी से लावे बताएंगे कि क्या इसमें P57 आपको पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी। जो कंप्लीट मोल है इसमें P57 पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी। जी, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर अदनान, डॉक्टर खिजर और डॉक्टर समन शाह माशाल्लाह सही बता रही हैं कि इसमें हमें P57 क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो कंप्लीट मोल होता है इसमें क्या आता है, इसमें हमें P57 प्रोटीन क्या मिलती है, नेगेटिव मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें मदर के तो क्रोमोसोम होते ही नहीं है, सिर्फ फादर के होते हैं। जी डॉक्टर निमरा, डॉक्टर निमरा का, चले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। देखे, डॉक्टर निमरा को एक चीज समझ नहीं आ रही, हम सबको समझा देते हैं। देखो, डॉक्टर निमरा कह रही हैं जी 46YY कैसे पॉसिबल होगा। तो हमने कहा 46YY कैसे पॉसिबल होगा। कंप्लीट मॉल में फर्ज करो कि एक ठीक है, एक एग है और वो खाली है, और उसको स्पर्म क्या कर देते हैं, उसको आके फर्टिलाइज कर देते हैं। अब फर्ज करो ये स्पर्म क्या था, ये स्पर्म के पास थे 23Y। ठीक है, 23Y था। अभी एक की बात करते हैं, जब ये 23Y होगा, जब 23Y होगा तो क्या होगा, जब ये डुप्लीकेट होगा तो क्या होगा, 23 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 46 में, और वाई के साथ अपना वाई बना लेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि अगर एक स्पर्म काम करे। लेकिन हमने एक और डिजीज पढ़ी कि फर्ज करो एक एग है और उस पे आके दो दो स्पर्म एक्ट करते हैं। एक एग है और उस पे आके दो स्पर्म एक्ट करते हैं। अब फर्ज करो कि इस स्पर्म के पास भी वाई क्रोमोसोम था, इसके पास भी वाई क्रोमोसोम था, और एग हमारा खाली था। तो 23 इसके और वाई इसका साथ, और 23 इसके और वाई इसका साथ। तो अब जरा मुझे बताना कितने होंगे, 46YY, 46YY। तो जी डॉक्टर निमरा समझ आ गई है या नहीं आई, दोबारा बताऊं। चलें जी, क्लियर हो गया। चलें, अच्छी बात है, क्लियर हो गया। ओके। अब आप सबने मुझे बताया शाबाश के यार, जो जब हम इसकी इम्यूनो स्टेनिंग करेंगे, तो चूंकि जो P57 ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है, ये अपना एक्सप्रेस होती है सिर्फ मदर के क्रोमोसोम से। तो चूंकि P57, चूंकि इसमें मदर के क्रोमोसोम नहीं है, तो इसमें क्या होगा, P57 क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये बहुत अहम बात है, ये सबसे अहम बात है कि जो कंप्लीट मोल होता है इसमें चूंकि मटरनल क्रोमोसोम नहीं होते, इस वजह से इसमें क्या होता है, P57 जो होती है ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन, वो हमें नहीं मिलती। ऑन इम्यूनो स्टेनिंग हमें ये प्रोटीन नहीं मिलती। ओके। अब हम बात करते हैं, अब जरा मुझे बताना कि जो कंप्लीट मोल है इसमें हमें मिलेंगे फीटल टिश्यू या नहीं मिलेंगे, जल्दी बताएं। इसमें सिर्फ फादर के क्रोमोसोम है, तो इसमें हमें फीटल टिश्यू नहीं मिलेंगे। तो इसमें हमें नो फीटल टिश्यू, ठीक है, इसमें हमें क्या मिलेंगे, नो फीटल टिश्यू। इसमें हमें फीटल टिश्यू नहीं मिलेंगे, फीटल टिश्यू हमें नहीं मिलेंगे। अब इसको हम पढ़ते हैं कि क्यों नहीं मिलेंगे, इसके आगे लिख भी लें, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज मटरनल क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट। मटरनल एम से स्टार्ट हो रहा है, तो एम से आपने क्या याद रखना है, मामा, मतलब कि मदर। जो मदर क्रोमोसोम है, मटरनल क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट, मटरनल क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट। तो जो कंप्लीट मोल होता है इसमें हमें मटरनल क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से फीटस का एक भी टिश्यू नहीं मिलता। अब जरा गौर करना है आपने, अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। देखो, अब आपने मुझे बताया है कि फीटस के टिश्यू नहीं मिलेंगे। अगर फीटस नहीं है, मतलब नो फीटस, अगर फीटल टिश्यू नहीं है, नो फीटस है, तो मुझे बताना जरा, बल्कि मैं आपको दिखाता भी हूं बना के। फर्ज करो कि ये क्या है, कोरियोनिक विलाई है। ठीक है, ये क्या है, कोरियोनिक विलाई है। ठीक है, और यहां से आपने कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। ये क्या है, आपका बेबी है। ठीक है, आपका बेबी नहीं है, मतलब कि मदर का बेबी है। ओके। अब आपको पता है कि जो मदर का ये सारा सिस्टम होता है, जो उसका अम्बिलिकल कोड होती है, इस प्लेसेंटा के थ्रू उसका ब्लड एक्सचेंज हो रहा होता है। अब जरा मुझे आपने सोच के बताना है कि आपने सबने मुझे बताया कि फीटस तो नहीं है।
फीटस नहीं है, तो जो कोरियोनिक विलाई है, क्या इसकी ड्रेनेज होगी? क्या इसको कोई चीज ड्रेन करेगी या नहीं करेगी? जो इसकी ड्रेनेज होगी वो नहीं होगी या नहीं होगी? यस और नो? इसकी ड्रेनेज नहीं होगी, क्योंकि जाहिर बात है बेबी ने ड्रेन करना था ना, बेबी ने उससे ब्लड निकालना था, तो बेबी तो है ही नहीं है, बेबी तो सिरे से ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी ड्रेनेज नहीं होगी। ठीक हो गया, आपको ये भी बात समझ आ गई कि फीटस नहीं है। फीटस नहीं है तो क्या होगा? नो फीटस टू ड्रेन। ठीक है, फीटस नहीं है तो मतलब ड्रेनेज भी नहीं होगी। नो फीटस टू ड्रेन कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई से हम ब्लड वापस नहीं ले पा रहे, कोरियोनिक विलाई में ब्लड तो आ रहा है लेकिन उसको ड्रेन करने वाली कोई चीज नहीं है। तो अगर कोई कोई किसी चीज को ड्रेन हम ना करें तो क्या वो स्वेल कर जाती है? यस, वो स्वेल कर जाती है। तो इसमें हमें क्या मिलते हैं? मैसिवली मैसिवली स्वोलन मैसिवली स्वोलन विलाई, मैसिवली स्वोलन विलाई। अब मुझे आप सब ने बताना है कि किस किस को ये समझ नहीं आई। जिसको समझ नहीं आई वो जरा मुझे एक दफा बता दे, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। फीटस नहीं है, जब फीटस नहीं है तो उस कोरियोनिक विलाई को ड्रेन करने वाली कोई चीज नहीं है। जब कोरियोनिक विलाई को ड्रेन करने वाली कोई चीज नहीं है तो जो कोरियोनिक विलाई होंगे वो क्या हो जाएंगे? मैसिवली स्वोलन हो जाएंगे। वो क्या कर जाएंगे? स्वेल कर जाएंगे, वो बहुत ज्यादा सूज जाएंगे। वो क्या कर जाएंगे? सूज जाएंगे। तो उस क्या होगा कि कंप्लीट मोल में हमें क्या मिलते हैं? मैसिवली स्वोलन विलाई, मैसिवली स्वोलन विलाई मिलते हैं। और इट इज मोस्ट कॉमन ऑफ, जो आपका कंप्लीट मोल है, इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। इट इज मोस्ट कॉमन ऑफ मोलर, मतलब कि फाल्स प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन टाइप क्या है? दैट इज कंप्लीट मोल। मोलर प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन टाइप क्या है? कंप्लीट मोल है। और इसमें समझने वाली बात ये थी जो मैंने आपको ये समझाई है, ये वाली जो अभी हाईलाइट की है। नो फिटस टू ड्रेन कोरियोनिक विलाई। जब नो फिटस टू ड्रेन कोरियोनिक विलाई तो मैसिवली स्वोलन विलाई होंगे, मैसिवली स्वोलन विलाई होंगे। मुझे जल्दी से बताएं कि कंप्लीट मोल की समझ आई है या ऊपर से बातें गुजर गई हैं? जल्दी बताएं, शाबाश। फिर मैं आपको बुक से भी रीड कराऊंगा। चलें जी, डॉक्टर मुकद्दस को माशाल्लाह क्लियर हो गया है, डॉक्टर समीना, डॉक्टर आशा को भी क्लियर हो चुका है। हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं पार्शियल मोल की। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्शियल मोल की। पार्शियल मोल में क्या होता है? अब पार्शियल मोल की थ्योरी भी लिख लें। जो पार्शियल मोल होता है इसमें क्या होता है? पार्शियल मोल, पार्शियल मोल में क्या होता है? पार्शियल मोल में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ नॉर्मल एग बाय टू स्पर्म। जो क्या आती है? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ, फर्टिलाइजेशन ऑफ नॉर्मल एग, मतलब कि जो एग होता है, पहले एग एम्प्टी था, अब क्या है? नॉर्मल एग है, लेकिन किसके साथ हुई है? बाय टू स्पर्म्स, बाय टू स्पर्म्स, के दो स्पर्म्स ने एक एग को फर्टिलाइज कर दिया है। एक एग को फर्टिलाइज कर दिया। और डॉक्टर नान ने माशाल्लाह आगे सही बता रहे थे। देखो, एक प्रोटीन होती है जोना पैलेसुडा। जब स्पर्म आके अटैच होता है ना एग एग के साथ, तो जो जोना पैलेसुडा होते हैं वो बाकी सारे स्पर्म की एंट्री को बंद कर देती है। तो अगर जोनो पैलेसुडा इतना ना इफेक्टिव मेथड नहीं है, तो ये आपकी एम्ब्रियोलॉजी की बुक में भी लिखा हुआ है कि जोनो पैलेसुडा अगर मतलब अगर जब एक स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर देता है, तो जोनो पैलेसुडा की वजह से वो अगर जोनो पैलेसुडा उसको सही तरह इनहिबिट ना कर पाए, तो क्या होता है? दूसरा स्पर्म भी उसमें अगर इकट्ठे दोनों एक टाइम पे एंटर हो जाए, तो उसमें भी डबल स्पर्म की हो सकती है फर्टिलाइजेशन। ठीक हो गया? अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन ऑफ नॉर्मल एग बाय टू स्पर्म। दो स्पर्म है और एग भी नॉर्मल है। ठीक है, एग भी नॉर्मल है और क्या होगा? स्पर्म भी दो हैं, तो कैरियोटाइप क्या बनेगी? कैरियोटाइप टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 69। और उसमें आपको आपका 3x भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक्स वाई वाई भी मिल सकता है। और आपका क्या मिल सकता है? एक्स एक्स वाई भी मिल सकता है। ये सारे वेरिएशन आपको मिल सकती है। ओके, अब मुझे शाबाश जल्दी से आप जरा सोच के बताएंगे कि जो पार्शियल मोल है, जो पार्शियल मोल है, इसमें हमें फीटल टिश्यू मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जी डॉक्टर अनम, डॉक्टर माशाल्लाह सारे बता रहे हैं कि मिलेंगे, इसमें हमें मिलेंगे। तो इसमें हमें सम फीटल टिश्यूज मिलते हैं। सम फीटल टिश्यूज क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये इसमें क्रोमोसोम बहुत ज्यादा हो गए हैं, 69 हो गए हैं। तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से क्या होगा? 69 सम फीटल टिश्यू हमें मिलेंगे। सम फीटल टिश्यूज आर प्रेजेंट, सम फीटल टिश्यूज आर प्रेजेंट। अब ये भी आपने मुझे बता दिया कि यार फीटस टिश्यू तो प्रेजेंट होंगे, फीटस टिश्यू तो प्रेजेंट होंगे। ओके, अब ये भी आ गया। अब मुझे आप जरा बताएंगे कि जो फीटस टिश्यू है, मतलब फीटस है, तो ड्रेनेज होगी या नहीं होगी? ड्रेनेज भी होगी। ठीक है, ड्रेनेज होगी। तो मुझे ये बताएंगे कि जो विलाई होंगे, जो विलाई होंगे, वो स्वोलन होंगे या कम, मतलब लेस स्वोलन होंगे या मैसिवली स्वोलन होंगे? जो विलाई होंगे वो कम स्वोलन होंगे। तो इसमें आपने लिखना है फीटस ड्रेनेज की वजह से क्या होगा? लेस विलाई, मतलब लेस स्वोलन विलाई। जो विलाई होंगे वो कम स्वेल हुए होंगे, लेस स्वोलन विलाई होंगे। विलाई हमें क्या मिलेंगे? लेस स्वोलन विलाई मिलेंगे। ओके, अब एक और भी बात चले लगते हाथ बता ही दें कि इसमें मदर के क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। मदर के क्रोमोसोम तो प्रेजेंट हैं।
तो मुझे बताएं इसमें P57 हमें पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? P57 पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? जी एक्सीलेंट, शाबाश, सही बता रहे हैं। जो P57 है वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। P57 पॉजिटिव क्यों, हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसमें मदर के क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है, और मदर के क्रोमोसोम ने क्या बनाना था? मदर के क्रोमोसोम ने क्या बनाना था? P57। तो P57 हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो पार्शियल मोल में फीटल टिश्यू भी मिलते हैं, विलाई जो होते हैं वो लेस स्वोलन होते हैं, और हमें P57 क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। P57 क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। अब मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताएं कि जितनी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं समझ आई हैं या ऊपर से गुजर गई है? जल्दी बताएं। और जिसको जो बात समझ नहीं आई वो अब मुझसे पूछे। मैं एक दफा आपको बुक से रीड भी करा देता हूँ, तो फिर हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इसके ऊपर लिखे भी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको मैंने इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको ये सही तरह से समझ आ सके। सर इसकी कैरियोटाइप भी बता दे। चले जी मैं कैरियोटाइप बता देता हूँ। देखिए इसमें उसने यही लिखा हुआ है कि इट इज सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड प्रोलिफरेशन ऑफ कोरियोनिक एपिथेलियम ओनली ट्रोफोब्लास्ट। इसमें क्या होती है, जो कोरियोनिक विलाई होते हैं उसमें क्या होता है, उसकी सिस्टिक डायलेशन हो जाता है, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। प्रेजेंट विद वजाइनल ब्लीडिंग, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको वजाइनल ब्लीड होती है, उसको बहुत ज्यादा उल्टियां आती हैं। उल्टियां क्यों आती हैं? क्योंकि इसमें बीटा एसिड ज्यादा होता है। यूट्राइन इनलार्जमेंट, यूट्राइन इनलार्जमेंट हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसमें मोलर प्रेगनेंसी होती है, इसमें सिस्ट इतने ज्यादा बनते हैं जिससे क्या होता है, जिससे यूट्रस इनलार्ज हो जाती है मोर देन एक्सपेक्टेड। पेल्विक प्रेशर, और इसमें क्या होता है, पेन होती है। एसोसिएटेड विद एचसीजी मीडिएटेड सेक्वेले, मतलब इसमें आपको हाइपरथायरिज्म मिलेगा, थीका ल्यूटेन सिस्ट मिलेंगे, हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम मिलेगी, और अर्ली प्री क्लैम्सिया मिलेगा। प्री क्लैम्सिया यूजुअली 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद होता है, लेकिन इसमें पहले हो जाएगा। ट्रीटमेंट इसमें क्या होगा? डी एंड सी मेथड मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, मीथोट्रेक्सेट हम यूज कर सकते हैं इसके साथ, और हम बीटा एससीजी को क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे। ओके, अब उसने एक टेबल बनाया है और अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की है, लेकिन आपने इसको डिटेल में करना है जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया है। देखो इसमें आपको कैरियोटाइप क्या मिलेगी, अगर वो कंप्लीट मोल है तो कंप्लीट मोल में हमने पढ़ा कि या तो दो स्पर्म एक खाली एग को फर्टिलाइज कर देंगे तो उससे भी कंप्लीट मोल बनता है, या फिर या एक स्पर्म एक खाली एग को फर्टिलाइज कर दे उससे भी कंप्लीट मोल बनता है। तो इसमें आपको ये दो कैरियोटाइप मिलेंगे, ये मैंने आपको समझाई है। ठीक है, अगर जिस किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो मुझसे मंगवा ले, मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसके कंपोनेंट आपको क्या मिलेंगे? मोस्ट कॉमनली ई न्यूक्लिएटेड एग, इसमें जो एग होगा वो ई न्यूक्लिएटेड होगा, जो एग होगा वो खाली होगा, और इसमें आपको यहाँ सिंगल स्पर्म मिल सकता है या फिर डबल स्पर्म के साथ भी हो सकता है। ठीक हो गया। इसमें हिस्टोलॉजी आपको क्या मिलेगी? हाइड्रोपिक विलाई। हाइड्रोपिक विलाई का मतलब यह है कि जो विलाई होंगे वो उसमें सिस्ट होगा, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। सर्कमफ्रेंशियल एंड डिफ्यूज ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, मतलब कि देखो सर्कमफ्रेंशियल हम कहते हैं साइडों पे, ठीक है, साइडों पे, जो साइडों पे आपके वो ट्रोफोब्लास्ट है उसकी प्रोलिफरेशन होगी, और डिफ्यूज और सर्कमफ्रेंशियल प्रोलिफरेशन होगी ट्रोफोब्लास्टिक सेल की। इसमें हमें फीटल पार्ट नहीं मिलेंगे। फीटल पार्ट क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि इसमें मदर का तो कोई क्रोमोसोम ही नहीं है। उसके बाद स्टेनिंग, डॉक्टर बेजाद पूछ रहे हैं कि स्टेनिंग के बारे बता दे। देखे डॉक्टर बेजाद, आई थिंक आपने आपका मिस कर हो गया, मैंने भी ये बताया कि जो P57 प्रोटीन है, इट इज ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन, इट इज ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन। और ये कौन बनाता है? मदर के क्रोमोसोम बनाते हैं। ये कौन बनाता है? मदर के क्रोमोसोम बनाते हैं। अब चूंकि जो कंप्लीट मोल है इसमें मदर के क्रोमोसोम नहीं होते, तो इसमें जो P57 होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इसमें यूट्राइन साइज हमें ज्यादा मिलेगा। ज्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें जो वो विलाई है वो बहुत ज्यादा स्वेल कर चुकी हैं, क्योंकि उनकी ड्रेनेज नहीं हो पा रही। और बीटा एससीजी भी इसमें बहुत ज्यादा मिलेगा। हनीकॉम्ब यूट्रस, जो यूट्रस होगी हमें हनीकॉम्ब की तरह अपेयरेंस मिलेगी। क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स और स्नोस्टॉर्म अपेयरेंस ऑन अल्ट्रासाउंड, ये मैंने सारी आपको बातें बताई हैं। और ये बाकी उसके रिस्क ऑफ कोरियोकार्सिनोमा एंड रिस्क ऑफ इन्वेसिव मोल उसने लिखा हुआ है, ये बाकी उसने दिखाया हुआ है। ये देखो ये छोटे छोटे उसने सिस्ट भी बनाए हुए हैं डायग्राम में, ये छोटे छोटे क्या है, बहुत ज्यादा आपको सिस्ट मिलेंगे। इसको हम कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी और हयादती फॉर्म मोल। ओके, उसमें उसके बाद उसने लिखा हुआ है पार्शियल मोल। पार्शियल मोल में भी उसने यही बातें लिखी हुई हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें दो स्पर्म और एक एग तीनों नॉर्मल होंगे। तो क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे? 69 होंगे। ठीक है, टोटल नंबर कितने होंगे? 69 होंगे। अब डॉक्टर आशा पूछ रहे हैं कि इसमें कैरियोटाइप समझा दें। देखें, फर्ज करो जो एग है, एग के पास तो हमेशा एक्स ही होता है, एग के पास हमेशा एक्स ही होता है। लेकिन जो स्पर्म है, जो दोनों स्पर्म थे वो दोनों ही क्या थे? एक्स एक्स थे। तो तीनों मिला के क्या हो गए? 69 एक्स एक्स एक्स। लेकिन फर्ज करो जो एग है उसके पास हमेशा एक्स होता है, जो स्पर्म था एक स्पर्म एक्स का था और एक स्पर्म वाई का था, टोटल मिला के कितने हो गए? 69 हो गए। तो आपको ये वाला वेरिएंट मिल सकता है। और एक और पेशेंट था, फर्ज करो जो एग है, एग के पास तो हमेशा एक्स ही होता है, लेकिन जो स्पर्म था उसके पास वाई और वाई था।
ठीक है, स्पर्म के पास क्या था, वाई और वाई था, तो आपको टोटल कितने मिलेंगे, 69 मिलेंगे। और इन तीनों में आपने याद रखना है, ये तीनों आपको वेरिएंट मिलेंगे। ठीक हो गया। ओके जी। इसके इसके बाद उसने ये लिखा हुआ है कि ओनली सम विलाई आर हाइड्रो, देखिए इसमें जो विलाई होंगे वो कम होंगे, मतलब कुछ विलाई क्या होंगे, हाइड्रोपिक होंगे। फोकल आर मिनिमल ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी। और इसमें जो होगा, इसमें P57 क्या होगा, P57 पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मदर के टिश्यूज भी होते हैं। और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें यूट्राइन साइज इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, यूट्राइन साइज तकरीबन सेम रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वेलिंग नहीं होती इतनी ज्यादा उसकी, कोरियोनिक विलाई की। और बीटा एसजी भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, बढ़ता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना कंप्लीट मोल में बढ़ता है। और इसमें इमेजिंग क्या होगी, इसमें इमेजिंग आपको फीटल पार्ट्स मिलेंगे, उसमें फीटल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। और इसका रिस्क ऑफ इन्वेजन मोल लेस देन 5% है। और इसका जो रिस्क ऑफ कोरियोकैंसरोमा है वो बहुत रेयर है। ठीक हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट हेरिडिटी फॉर्म मोल, एंड ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। और इसको आपने ध्यान से करना है। जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए वो मुझे बता दे, मैं इसको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। ठीक हो गया। डॉक्टर खिजर याद पूछे जी, नो ड्रेनेज मींस पॉलीहाइड्रोमनिस भी होगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें देखो ये तो प्रेगनेंसी है ही नहीं है, इसमें तो प्रेगनेंसी होती नहीं है। देखें, कंप्लीट मोल को हम कहते हैं फाल्स प्रेगनेंसी। इसमें फीटस बनता ही नहीं है, तो फिर पॉलीहाइड्रोमनियस ओलिगोहाइड्रोमनियस हम क्यों कहेंगे उसको? इसमें ये सिर्फ हम ये ना पहले ही जाया हो जाता है, मतलब ये बेबी नहीं होता, ये प्रेगनेंसी नहीं होती, हमें लगता है कि प्रेगनेंसी है। तो इसमें पॉलीहाइड्रोमनियस ओलिगोहाइड्रोमनियस का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि वहां तक ये बात जाती नहीं है, बात ये पहले ही खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। ओके, जल्दी बताएं मुझे शाबाश, किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई है तो बताएं, नहीं तो फिर हम इसको एंड करते हैं। और